सर, मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, क्या तैयारियां हैं इस पर? मोदी जी आ रहे हैं, लगातार हम लोग तैयारियों में हैं, लगे हुए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है और कि मोदी जी हमारे बिहार प्रदेश में आ रहे हैं। और आने का प्रयोजन कई हैं, हम्म, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और हमारे भारतीय सेना की सफलता, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, जी। और हमारे 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की उसमें आशीर्वाद, स्नेह और लगाव, समर्पण, ये सब को निर्देशित करता है। तो सबको संबोधन करने और विकास की गति को और तेज करने के लिए, क्योंकि कुछ समय बाद बिहार में विधानसभा का इलेक्शन भी है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कल विक्रमगंज में हम लोग भारी संख्या में जाने वाले हैं और अभी थोड़ी देर बाद मैं पटना के निकलने वाला हूँ। वहाँ मोदी जी के टीम में जाऊँगा मैं। कल भी मैं ब्रह्मपुर में एक सभा हुई थी, जिसमें कि माननीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी आए थे। उसके बाद विक्रमगंज गए हम लोग। तो सारी तैयारियां चल रही हैं हमकी, और सभी लगे हुए हैं, बैनर, पोस्टर, लोग के बीच में जाके हर तरीके से हमने उस व्यवस्था को बनाया ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ जा सर, सकें। इसी दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी हो ही रही है और बहुत सारे प्रत्याशी भी मैदान में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर राजेश पे जनता भरोसा जता रही है, लोग भरोसा जता रहे हैं। तो आप जनता की उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी यात्रा की जो शुरुआत है, सनातन बचाओ यात्रा, वो कब से शुरू हुई और क्या क्या उसके तहत आपने किया? देखिए, मैं तो सनातनी हूँ और जन्म से सनातनी हूँ। जी। तो और उसको हमेशा से मैंने सराहा है, उसको जिया है। लेकिन जब मैं दिल्ली में था, तब एक सरकारी व्यवस्था में था, जी। तो तब मैं एक ना पार्टी से जुड़ सकता था, ना किसी ऐसे संस्था से जुड़ सकता था। उसके बाद रिजाइन जब किया मैंने एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पर, फिर बक्सर में अपनी सेवाएं शुरू कर दी, अपना हॉस्पिटल खोला, और तब से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों को जागरूक करना हो, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में मेरी सक्रियता बढ़ी है, ताकि मैं चाहता हूं कि बक्सर का हम लोग सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण उत्थान हो। इसके लिए मैं समर्पित हूं और लोगों का पूरी तरीके से मुझे सहयोग मिला है। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो मैं चुनाव और मुझे टिकट को लेकर मैं बहुत ज्यादा संजीदा नहीं रहता हूं, जी। क्योंकि मैं संजीदगी मेरी है लोगों के लिए काम करना, और मुझे लगता है लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जब तक आप जनता में जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बड़े बड़े कार्यक्रम कर दें, उससे कुछ होने वाला है। हाँ, कुछ देर के लिए आप जरूर ध्यान आकर्षण कर सकते हैं, लेकिन जनता के अंदर बदलाव कुछ नहीं होना। तो मैं चाहता हूँ कि सकारात्मक बदलाव हो। छोटे छोटे प्रोग्राम करता रहता हूँ, जो भी मेरे पास व्यवस्था है। मैं बहुत अति व्यय नहीं हूँ, बहुत ज्यादा खर्च नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन जो मेरे पास रहता है, चाहता हूँ कि मैं अधिक से अधिक लोगों के लिए मैं कर अच्छा, सकूँ। हाल ही में महाकुंभ के बाद आपने जिस तरह से जल वितरण किया था, उसका क्या उद्देश्य था सर? उसका उद्देश्य था, चूंकि बहुत कई सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद महाकुंभ प्रयागराज में हुआ, हम्म, तो उसके पवित्र जल को मैं चाहता था कि हर सनातनी तक पहुंचे, हम्म, उसका आशीर्वाद मिले, उस पवित्र जल से वो लाभान्वित हो, आशीर्वादित हो। जी। इसलिए मैं अपने सनातनी लोगों को ये जल वितरण करवाया। आप हर साल सेवा भी करते हैं कांवड़ियों की बिल्कुल। और पुष्प वर्षा वगैरह भी उन पे करवाते हैं और जल आदि भी करते हैं। तो ये सब मतलब इसका उद्देश्य क्या कहा जाए? सनातन को जिंदा रखना या और बढ़ाना क्या है? देखिए, आपने बोला पुष्प वर्षा मैं नहीं करवाता। अच्छा। मैं मैं तो उनपे कांवड़ियों पे हाँ, कांवड़ियों। तो कांवरियों के लिए मैं बिल्कुल समर्पित। जब भी सावन आता है, श्रावण मास में, जो बक्सर से जल लेके जाते हैं ब्रह्मपुर या अलग अलग जगहों पे, तो मैं उनको सुविधा मुहैया कराता हूँ। जी। जी। चाहे वो खाने की सामग्री हो या उनके स्वास्थ्य संबंधी चीजें हो, वो मैं, ताकि उनको एक सेवा दे सकूं। बहुत परिश्रम करते हैं। और सनातन को जो लोग बार बार बोलते हैं जगा रहे हैं, सनातन को जगा रहे हैं, ये मुझे थोड़ी पीड़ा ये देती है बात, कि सनातन को कैसे आप जगा सकते हैं? सनातन तो जगा हुआ है ना। मैं बार बार बात बोलता हूँ कि सनातन शाश्वत है, सनातन स्थायी है, नित्य निरंतर है, और एक सोच है, एक विचार है सनातन, एक राष्ट्र की पहचान है, एक परिभाषा है, ये विश्व को प्रकाशित करता है। तो इसको जगा नहीं सकता आप। बोलिए कि सनातन के लोगों के अंदर मैं कुछ काम कर रहा हूं ताकि और उन्नति हो। तो सर, आपको लगता है कि आपको देख के और लोग भी प्रेरित हो रहे हैं और सनातन को लेके आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, प्रेरित हो रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हम्म, कि मैं आगे कुछ कार्य करूं, लोग उसका अनुसरण करें, अनुकरण करें। हम्म, तो आपकी इसमें सफलता है।
मतलब आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने अच्छा रास्ता चुना है। तो एक डॉक्टर के नाते मैं स्वास्थ्य तो करता हूं, तो बाकी लोग तो नहीं कर सकते। जब आप डॉक्टर नहीं हो तो आप स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन आप सनातन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बक्सर का विकास हो रहा है और सभी लोग सनातन को लेके, धर्म को लेके बहुत जागरूक हुए हैं। लोग नहीं, कुछ प्रतिनिधि लोग जो अभी चुनाव आने वाला है, इसमें थोड़ा सा सक्रियता बढ़ी है उनकी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी सक्रियता हमेशा बनी रहे और हमारा बक्सर लाभान्वित होता रहे। कुछ संस्थाएं भी हैं सर जो काम कर रही हैं, और जैसे पुष्प वर्षा पे आपने टोका, तो पुष्प वर्षा कराई थी उन्होंने, तो इसको कितना अच्छा मानते हैं कि जो कि अयोध्या में हुआ था फिर बक्सर में हुआ? देखिए, ये सबका अपना तौर तरीका है। जी अब किसी के पास पैसा ज्यादा है साधन, तो भाई पुष्प बारिश करा है हेलीकॉप्टर से। जी मेरे पास वो व्यवस्था नहीं, तो मैं दूसरे तरीके से करता हूँ काम। लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ, जागरूक करता हूँ, डोर टू डोर जाता हूँ, तो मुझे लगता है ये ज्यादा कारगर होता है। पुष्प बारिश हो जाने से क्या, ठीक है, अपना तौर तरीका है, सबका अलग अलग। जी। मैं अब उनका लगता है उनको अच्छा है तो अच्छा है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य में आप वाकई बढ़िया काम भी कर रहे हैं, और मैंने सुना कि ओपीडी में भी आप बहुत लोगों को निःशुल्क सेवाएं दे देते हैं, तो उसमें क्या सर ये रहता है, किस तरह बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपने इन्वॉल्व है? देखा अभी हम्म, सुबह में कई सारे ऐसे पेशेंट भी आए थे। आज मैं डेली कम से कम 5-6 पेशेंट को मैं फ्री में देखता हूँ। अच्छा, ये तो यहाँ जी जो जी मैं 500 फीस लेता हूँ उनसे नहीं लेता। जी। या कोई मरीज, कल जैसे एक मरीज आया था, हम्म, 2 दिन पहले मैं बंगाली टोला में एक कार्यक्रम किया था, हम्म, लिट्टी चोखा हुआ था, फिर मैंने स्वास्थ्य पे जानकारियां भी दी थी। वहाँ एक मुझे बहुत असहाय, बहुत गरीब, बहुत परेशान एक माताजी मिली, जिनकी उम्र 65 साल के आसपास की थी। उनके पति नहीं, उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे खूब परेशान करते हैं। उनकी 4 बेटियां हैं, 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, एक बेटी उनकी विधवा हो चुकी है, तो हमेशा डिप्रेशन में रहती है। मैंने उनको बोला, माता जी आपकी इस पर्ची पे मैं लिख देता हूँ, आपको हमेशा फ्री में देखूंगा। मैंने लिखा कि लाइफ टाइम फ्री, और आपको दवाइयां भी अपनी तरफ से फ्री दूंगा। अच्छा, लाइफ टाइम फ्री का भी लाइफ है? टाइम फ्री दवाई, जब भी आप, मैं जिंदा रहूंगा, जब तक आप रहेंगे हम आपको दवाइयां देते रहेंगे, कहीं भी जाने की जरूरत ऐसे नहीं। कितने रोगियों को, सैकड़ों ऐसे मेरे पास सैकड़ों रोगी हैं जिनको फ्री में? जिनको मैं फ्री में देखता हूँ। यहाँ बहुत बड़ी बात है। कैंप तो मैं लगातार करता हूँ, जी लगातार जानकारियां देता हूँ। जी मैं चाहता हूं कि लोग बीमारी के बारे में इतने जागरूक हो जाएं। आप थोड़ी देर पहले देखे होंगे जी। कि अब एक आई महिला, उसको कुछ नहीं था, परेशान थी, मैंने काउंसिल किया, 2-4 दवाई दी, उन्हें दवाई खा के बंद कर दो। कोई डॉक्टर अगर कहे कि कुछ नहीं, तो बहुत हिम्मत की बात होती बिल्कुल, उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप ये तब बोलते हैं जब सारे बिल्कुल विश्वस्त हो जाते हैं कि नहीं अब इसको कुछ नहीं है, सारी जांच या क्लिनिकली आपने देखा तब। और जिनको मैं बोल देता हूं कि हाँ आपको कुछ है, आपको हार्ट के अंदर समस्या है, तो आप मान के चलिए कि है। 2-3 किस्म के लोग परेशान होते हैं बीमारियों को लेके। एक जो मानसिक तनाव वाले मरीज हैं, जिनको टेंशन है, डिप्रेशन है, उनको रहता है कभी गाड़ी से चल रही है तो उसके आवाज से मुझे घबराहट होती है, डीजे बजता तो घबराहट होती है, बच्चे घर में शोर मचाते तो घबराहट होती है। तो ऐसे तो मानसिक परेशानी है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते जल्दी, उनको टाइम लगता है। लेकिन हाँ, जो बीमार है वास्तविक तौर पर, जिसको शुगर हाई है कंट्रोल होना, बीपी हाई कंट्रोल करना, ऐसी बीमारियों का तो मैं चाहता हूं कि लोग जागरूक इसलिए करता हूं ताकि लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। है। कई लोग तो सर मैं बनारस जाके इलाज कराऊं, बोले आपको बनारस इलाज नहीं करने वाला है। अभी बक्सर में दिल्ली आ चुका है, आपके बक्सर में, मैं दिल्ली से आया हूं, मुंबई से आया हूं, तो मैं समझू कि आपको व्यवस्था दे रहा हूं। जितने अच्छे तरीके से आप रोगियों को समझा दे रहे हैं, वैसे ही मैंने देखा कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों के बीच रख रहे हैं, बिल्कुल, तो उसमें आप क्या बता रहे हैं लोगों को? मैं ये बता रहा हूं कि कैसे मोदी जी ने पिछले अपने लंबे कार्यकाल में, 10 साल से अधिक हो गया, तीसरा चल रहा है उनका, इसमें कितना उन्होंने काम किया, जो कि आजादी के बाद का काम का आप अवलोकन करें, विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि मोदी जी के कार्य उससे कई गुना आगे है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कें हो, चाहे वायु परिवहन की बात हो, चाहे विदेश नीति हो, विदेश कूटनीति हो, आर्थिक व्यवस्था हो, रोजगार हो, सबको बढ़ावा मिला, आपको विश्वास जताया। और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, हमारे एक अभिभावक के तौर पर भूमिका निभाया उन्होंने। एक मैं बता दूं, लोगों ने इसका मजाक उड़ाया है। कोरोना का टाइम में जब मोदी जी ने थाली बजाने की बात की थी, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था, यार ये तो साइंटिफिकली नहीं है। एग्जैक्टली साइंटिफिकली नहीं है उसका, लेकिन आप समझे, जब घर में कोई बीमार होता है तो माँ बाप क्या करता है, तसल्ली दिलाता है कि बेटा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो आपका डाइवर्ट करने का जो पूरा, ये किसी ने विश्लेषण, आज तक ये किसी ने मीडिया में बात नहीं की होगी, किसी ने इस पे विश्लेषण नहीं किया। मैंने पूरा एनालाइज किया और तब मैंने कंक्लूड किया कि नहीं,
उसका प्रयोजन ये था कि उस टाइम पूरा देश सोच में था, परेशान था, टेंशन में था। उस टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था जो आपको बेहतर कर सकता था, इसलिए उन्होंने कराया था। तो मोदी जी एक प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे देश के एक गार्जियन है, एक अभिभावक हैं, उस तरीके से काम करते हैं।